डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस को लेकर बनाया गया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके डिटेल में एनालिसिस की जाएगी। और वो ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में अक्सर देखा जाए तो सामने आ ही जाते हैं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को समझा जाए आखिर इसमें है क्या। तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन है। 1 अगस्त 1920, दूसरा है 1 अगस्त 1924 और तीसरा ऑप्शन है 5 जुलाई 1923 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, ठीक है। और अगर असहयोग आंदोलन की अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः 2 से 3 से 4 करीब इसमें बैकग्राउंड मुद्दे बनेंगे। पहला जो आपका जो होगा कारण, पहला कारण ये था असहयोग आंदोलन के बढ़ने का कि जनता के बीच जो घोर निराशा और असंतोष का जो वजह थी, ये भी एक वजह थी भारत में असहयोग आंदोलन के मजबूत होने का। दूसरा एक कारण था जिसका नाम है रॉलट एक्ट, ठीक है। दूसरा एक्ट है जिसका नाम है रॉलट एक्ट। वर्ल्ड वार के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी अपने भारत में पूरी तरीके से शासन को कंट्रोल करने के नाम पर दमनकारी नीतियों को अपने हाथ में बनाए रखना चाहती थी, यानी चाहती थी गवर्नमेंट कि इसी के आड़ में पूरे भारत देश को अपने कंट्रोल में रखा जाए। और यही नहीं, पूरे भारत के जितने भी वर्ग थे, सभी वर्गों से अलग अलग वर्गों सभी लोगों ने इसका बिल्कुल खिलाफत किया। उसके बावजूद वो लोग जो रॉलट कमेटी की जो रिपोर्ट थी उनको कानूनी रूप देते हुए उन्होंने रॉलट एक्ट को भारत में बना डाला, जिसके अनुसार अगर रॉलट एक्ट की बात की जाए तो उसके अनुसार भारत के किसी व्यक्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा मनमाने तरीके से जब चाहे और जितने समय के लिए उनको नज़रबंद रख सकती थी, यानी जब चाहे उतने समय के लिए उस व्यक्ति को वो कंट्रोल करके अपने जेल में उसको रख सकती थी, ठीक। और यहीं अगर उसमें बस ये एक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो एक्ट था रॉलट एक्ट, भारत में 18 मार्च 1919 को भारत में ये एक्ट पारित कर दिया गया। और वहीं अगर ये बात की जाए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, अगर वहीं मोतीलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो उनके अनुसार इस एक्ट को अपील, वकील और दलील की जो व्यवस्था उसको पूरी तरीके से अंत करना बता दिया गया। यानी ये ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत न तो कोई वकील था, न तो कोई दलील थी और न तो कोई अपील थी, ये पूरी तरीके से इसमें ख़त्म कर दिया गया, ठीक। और तीसरा जो कारण माना जाता है, तीसरा जो कारण तो काफ़ी इतिहास में प्रसिद्ध है। तीसरा कारण जो आया था अप्रैल, ये सभी को पता होगा ये तारीख, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 की घटना को भारत का लगभग हर नागरिक इसको जानता होगा, क्योंकि इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हिंसक घटना हुई थी। आखिर बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें लाखों लोग, इसको इतिहास में खूनी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो यही है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो इन वजहों से भारत में असहयोग आंदोलन की काफ़ी मजबूत हुआ असहयोग आंदोलन। लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है सदाचार और चौथा है मानववाद। अब वही अनुच्छेद अगर पहले उपबंध के अगर अनुसार देखा जाए तो लोक व्यवस्था, ठीक है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों का दिन रहते हुए जितने भी सभी व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके क्या होगा, स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने और प्रचार करने का पूरी तरीके से समान अधिकार उनको देता है, यानी अधिकार सभी को ये प्राप्त है। और इस अनुच्छेद में कहीं भी मानववाद शब्द का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस अनुच्छेद का अधिकार किसके अधीन नहीं है, तो आपका आंसर पूछा है तो ये पहला ऑप्शन है ही, अधिकार दिया ही गया है। दूसरा अधिकार स्वास्थ्य का दिया ही गया है, तीसरा सदाचार का दिया ही गया, चौथा जो है मानववाद शब्द का जिक्र अनुच्छेद में कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही माना जाएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है संसद के किसी भी सदन द्वारा और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका संसद के किसी भी सदन द्वारा, ये आंसर आपका ज़्यादा सही माना जाएगा।
अगर महाभियोग का प्रक्रिया का वर्णन देखा जाए तो अनुच्छेद, इसकी जानकारी के लिए बता दें आपको, अनुच्छेद 61 भारत के संविधान आर्टिकल 61 में यानी 61 में ये पूरा इसका उल्लेख किया गया है। और उसका 61 का जो फर्स्ट उपबंध है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप होता है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया सकते हैं, यानी लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी उसको लगाया जा सकता है। ठीक है। और इसका खंड जो 3 है यानी 61 जो पूरे जो 3 है वो ये कहता है कि जो दूसरा सदन का आरोप जो है उसमें पूरी तरीके से करेगा, और इसमें जो राष्ट्रपति है वो चाहे तो खुद ही उसमें प्रतिनिधित्व या उसमें से शामिल होने का राष्ट्रपति को अधिकार उसमें प्राप्त है। जो पूरी जो कमेटी बनेगी उसमें राष्ट्रपति भी चाहे तो उसमें रह सकता है। ठीक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा आंसर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया सकता है। और जो पूरी तरीके से महाभियोग की जो पूरा वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 61 में है। ठीक है। मैंने इसमें अनुच्छेद 61 का जो पहला उपबंध और तीसरा उपबंध का इसमें जिक्र किया वो उसको भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के, इसको जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है शेयर, दूसरा है बैंक, तीसरा है शिक्षा और चौथा है सभी ऑल। तब देखा जाए तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो आंसर होगा वो आपका सभी होगा, यानी शेयर भी तृतीय क्षेत्र में है और ये बैंक भी तृतीय क्षेत्र में है और शिक्षा भी आपका तृतीय क्षेत्र में है। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका चौथा सही होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद के तृतीय क्षेत्र क्या है। सकल घरेलू उत्पाद तो सभी को पता ही होगा। ठीक। तृतीय क्षेत्र को समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे भारत की टोटल जो इनकम है यानी जीडीपी है, उस जीडीपी को अगर जैसे कि भारत सरकार जो जीडीपी है ये अलग अलग सेक्टर से आती है, तो सरकार ने इसको 3 सेक्टर में बांटा है। एक पहला यानी प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा जिसे द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा सरकार से कहती है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं वो कृषि और कृषि से रिलेटेड जितने भी सब सेक्टर हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरे में इंडस्ट्री आती है और तीसरे में जो सेक्टर आता है वो आपका सर्विसेज, इसमें आपका सेवा क्षेत्र आता है। तो अगर पहले सेक्टर की बात की जाए तो इसमें आपका कृषि आ जाएगा, इसमें आपका जितना भी खनन आ जाएगा, इसमें आपका मत्स्य पालन आ सकता है, इसमें आपका पशुपालन आएगा। ठीक। और अगर इंडस्ट्री की या द्वितीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें आपका आएगा विद्युत आएगा, गैस आएगा, निर्माण आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है। ये सब आपके सेकंड यानी द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। तीसरे सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें आप सिंपल समझ लीजिए, इसमें आपका जितने भी सर्विसेज होगी वो सब की सब तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो इसमें आपका शेयर तो है ही, बैंक है ही, शिक्षा है ही, इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ, इसके अलावा आपका पुलिस भी हो जाएगा, लोक प्रशासन भी हो जाएगा, बीमा भी आपका इसी में हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में, आपकी शिक्षा भी हो जाएगी, इसमें आपका स्वास्थ्य भी हो जाएगा, इंश्योरेंस भी शामिल होगा। यानी इस तरह के जितने भी क्षेत्र हैं। ठीक। परिवहन जो यहाँ जो बसेस जो चलती हैं वो परिवहन भी आपका इसी में शामिल होगा। यानी जितना भी सेवा क्षेत्र है वो आपका तृतीय क्षेत्र में शामिल होता है। और भारत की जीडीपी में इसका सबसे अधिक योगदान होता है, लगभग 54 से 55% के आसपास होता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक। तो लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ठीक है। भारत वन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें अगर देखा इससे रिलेटेड मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, पूरा एक वीडियो आप देख लीजिएगा जाकर। ठीक है। चैनल पे पूरा डिटेल इस पे एनालिसिस पूरी करंट का टॉपिक बना था भारत वन रिपोर्ट। और ये पूरा 2019 में ही नहीं, पूरा 2019, 2020 और 2021 तीनों साल, यहाँ तक कि 22 में भी जो पूरे एग्जाम्स होंगे उसमें सभी ये एग्जाम से इस क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें पूछा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसमें सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वाला राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। वो लगभग 7000 से अधिक किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इसका पूरा क्षेत्रफल पेड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है। और ये चारों ऑप्शन की अगर बात की जाए, देखिए चारों ऑप्शन में एक और अच्छी बात ये है, अगर आपको क्रम से भी अगर याद करना हो तो ये चारों जो ऑप्शन दिए गए क्रम से दिए गए हैं। अगर क्रम से अगर मान लिया ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश ना दे तो आपका आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें क्रम की बात की जाए तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो पहले नंबर पर है वो आपका अरुणाचल प्रदेश ही है, दूसरे पे पहले नंबर मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है और चौथे पे उड़ीसा है। तो ये क्रम भी आपका यही एकदम ही सही है। ठीक है। तो इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि
जीरो कार्बन बिल का संबंध किस देश से है? ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, अमेरिका, श्रीलंका और कनाडा। तो इसमें सबसे अधिक पहले जीरो कार्बन बिल है क्या समझिए। जीरो कार्बन बिल नवंबर 2019 में न्यूजीलैंड में, आपको ये पता है कि न्यूजीलैंड जो पूरी तरीके से उसके चारों तरफ कोई भी स्थलीय देश या कोई स्थलीय सीमा नहीं है, चारों तरफ से वो पूरी तरीके से जल से घिरा हुआ है। ठीक, तो उसमें समस्या ये देखी जा रही है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा यानी जैसे जैसे कार्बन का उत्सर्जन अधिक होगा, वहाँ पे रिपोर्ट आई थी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, जब वहाँ पे जैसे तापमान बढ़ेगा तो अगल जितने भी जल पे जितने भी ग्लेशियर होंगे जो पिघलेंगे, और पिघलने के बाद जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड पूरी तरीके से नक्शे से गायब होने के आसार ऐसे लगाए गए हैं। तो न्यूजीलैंड सरकार जागरूक हुई है और उसने वहाँ पे अपने देश में जीरो कार्बन बिल का एक निर्माण किया है। यानी ये जो आंसर है इसमें न्यूजीलैंड आपका सही आंसर है। ठीक है, तो नवंबर 2019 में न्यूजीलैंड ने पूरे वर्ष 2050 में यानी नवंबर के महीने में 2019 में एक बिल बना, उस बिल का नाम था जीरो कार्बन बिल, और इस बिल का जो लक्ष्य है पूरे वर्ष 2050 तक। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, जरूर नहीं जो मैंने जो क्वेश्चन दिया वही दे सकता है, हो सकता है आपका ये पूछ दे 2019 का मसला, या हो सकता है कब तक इसका लक्ष्य है तो 2050 ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो 2019 से लेकर के नवंबर 2019 में बिल बना और 2050 तक इसमें लक्ष्य रखा गया कि जो कार्बन का उत्सर्जन है इसको पूरी तरीके से 0% तक लाया जाएगा। ठीक है, 0% तक, उसीलिए इस बिल का नाम पड़ा जीरो कार्बन बिल। और ये नया कानून बना है, उसमें निर्धारित ये किया गया है कि न्यूजीलैंड से जो न्यूजीलैंड में मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी गैसेज होंगे उनके उत्सर्जन में काफ़ी हद तक कमी की जाएगी। ठीक है, मतलब न्यूजीलैंड पे उत्सर्जन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो गैसेज हैं उनके कंट्रोल करने का काफ़ी दारोमदार रहेगा। उसके लिए अलग से न्यूजीलैंड ने अलग से पूरा एक अलग से बजट बनाया पूरे 10 वर्षों का, और उनका जो बजट है बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक और लक्ष्य रखा गया है कि इस पूरे 10 वर्षों में, अगले जो 10 वर्ष है यानी 2019 से लेकर 2029 तक 1 बिलियन पेड़, बहुत बड़ा अमाउंट है, 1 बिलियन पेड़ बहुत ज़्यादा है, 1 बिलियन पेड़ लगाने की भी घोषणा की गई है। तो अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पेड़ों की कितनी ज़रूरत वर्तमान समय में है। तो इसको सारे फैक्ट को याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फाइंग गांव क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, जो भी गांव से रिलेटेड जो अक्सर परीक्षाओं में सवाल आते हैं, ये अक्सर सवाल परीक्षाओं बन जाते हैं, किसी भी पर्यावरण से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, या कल्चर या जितने भी संस्कृति से संबंधित जो भी आर्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसमें भी एक गाँव से संबंधित सवाल आपके बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंग गाँव क्यों प्रसिद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कार्बन टैग, जीआई टैग, तीसरा ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा कार्बन टैग। अभी तक तो आप लोगों को मैं कई सारी वीडियो में जीआई टैग के बारे में बताया, लेकिन इस वाले वीडियो में कार्बन टैग के बारे में समझिए। मणिपुर का एक गांव है, भारत के अगर आप जानते हैं मणिपुर, और उसकी राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक, मणिपुर का एक गाँव है जिसका नाम है ये फाइंग। ठीक है, फाइंग गाँव है, और वहाँ पे क्या है, कार्बन पॉजिटिव पूरी तरीके से गांव के रूप में विकसित किया गया। यानी ये ऐसा गांव है जो कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए पूरी तरीके से गांव जागरूक है। यानी वो गांव जो ग्रीन हाउस गैसों के, ठीक है, जीएचजी, यानी जो भी गांव, भारत के जो भी गांव ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में काफ़ी कमी लाएंगे, वैसे गाँव को, ठीक है, देखिए जैसे ग्रीन हाउस गैसों का जैसे उत्सर्जन होगा, क्योंकि कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों में कमी आएगी वैसे कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ठीक है, यानी कार्बन जो उपस्थिति है वो काफ़ी कम होगी, जिससे पर्यावरण काफ़ी फायदा होगा। तो ऐसे गाँव को कार्बन टैग की उपाधि दी जाती है। तो ये भारत का ऐसा पहला गांव चुना गया है, फाइंग गांव मणिपुर का, जिसको कार्बन टैग से सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2018 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो 2020 चल रहा है, 2018 का क्वेश्चन क्यों। देखिए, क्योंकि ये जो शब्दों को घोषणा की जाती है कई सही सालों बाद घोषणा की जाती है, तो 2018 का क्वेश्चन आपके 2020 में भी बन सकता है। तो ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2018 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर यानी हिंदी का सबसे अच्छा वर्ड घोषित किया है 2018 का। इसमें 4 ऑप्शन है, नारी शक्ति, दूसरा है फेक न्यूज़, तीसरा है मित्रों, और चौथा है भक्ति। चारों शब्द ही अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध शब्द हैं, क्योंकि नारी शक्ति तो हर जगह चलता ही है। फेक न्यूज़ जो कि एक बार वर्ड ऑफ द ईयर बनी चुका है, जब
अमेरिका में चुनाव था, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तब का ये हो ही चुका है। और मित्रों तो आपको पता ही है, भारत के प्रधानमंत्री जब भी 8 बजे आते हैं तो मित्रों बोलते हैं, और लोग काफ़ी आशा भी लेके रहते हैं, और लोग घबराए भी रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। और चौथा सब तो समझ ही रहे हैं सब लोग, ठीक। अब इसमें जो घोषणा किया गया इस बार, उसमें नारी शक्ति को 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक। कई बार अलग अलग शब्दों को भी घोषित किया था। कई बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदी वर्ड डिक्शनरी में उसने कई बार हिंदी वर्ड को इसमें शामिल कर दिया। जानकारी थोड़ा बता दें, जैसे कि लिए आधार, जैसे आधार को अगर इंग्लिश में आप कन्वर्ट करेंगे तो आधार का मतलब क्या होता है, बेस। जब हिंदी में इसका मतलब होता है आधार का मतलब क्या होता है, बेस, ठीक। तब ये मतलब नहीं कि हिंदी के कुछ वर्डों को डायरेक्ट ही डिक्शनरी ने डायरेक्ट शामिल कर लिया है। अब हिंदी में जब डिक्शनरी में जब जाएंगे जब आधार को, तो अंग्रेजी में वही मतलब निकलेगा, आधार ही निकलेगा, ठीक। इस तरीके से अप्पा, एक शब्द आया था अप्पा का कई बार होता है फादर, तो वहाँ पे अप्पा शब्द डिक्शनरी में खो जाएगा तो अप्पा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके कई सारे वर्ड्स को इस तरीके से उसमें शामिल किया गया, जो काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, स्वीकृति नहीं, स्वीकृत किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो जो आंसर है आपका 1997, 2005, 2007 और 1990। देखिए इसमें कन्फ्यूजन, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें 2 ऑप्शन तो पहले हट जाएंगे, ये वाला 2007 और 1990 तो पहले हट जाएंगे। जो कन्फ्यूजन होगा 1997 और 2005 में होगा, क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में इस संधि को स्वीकृति मिली थी और 8 साल के बाद 2005 में इसे लागू किया गया। तो हो सकता है किताब में आप आधा जानकारी अगर पढ़ें तो ऑप्शन गलत हो सकता है। इसमें पूछा गया है स्वीकृति कब किया गया था, तो स्वीकृति का जो सही आंसर होगा वो आपका 1997 माना जाएगा, ठीक है। यह एक है क्या, यह एक इंटरनेशनल संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो विकसित राष्ट्रों पर जो भी जितने डेवलप्ड कंट्री होते हैं, यानी जो भी पूंजीवादी देश होते हैं, यानी जो भी विकसित देश होते हैं, वो अपने देश में GHG यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए वो आपस में मीटिंग करके एक संधि किए 1997 में। और 1997 में संधि उसी वर्ष इसको स्वीकृति भी मिल गई। और 8 साल के बाद यानी 2005 में, 8 साल के बाद 2005 में इसे लागू कर दिया गया। लेकिन जब भी इस तरह की संधि देखी जाती है, आपकी जानकारी बता दें, जब भी इस तरह की संधि होती है तो कुछ ये संधि इसलिए नहीं चल पाती है, जब भी पर्यावरण से रिलेटेड संधि इसलिए नहीं चल पाती है क्योंकि जो बड़े देश होते हैं वो संधि खुद ही बनाते हैं और खुद ही उस संधि का विरोध करके खुद ही उसको छोड़ के चले भी जाते हैं, या उस नियम का खुद ही पालन नहीं करते हैं, ठीक। जैसे इसी एग्जाम्पल की देख लीजिए, जब ये संधि जब बनी थी तो उसके बाद खुद ही जो अमेरिका यानी USA ने खुद ही संधि से बाइकाट कर लिया। और उसी कुछ ही दिनों के बाद जो कनाडा एक जो देश है, ठीक, जो इस समय कोविड-19 से काफ़ी प्रभावित देश था, ठीक, काफ़ी सुधार हो गया वहाँ पे। कनाडा जो पूरी तरीके से इस संधि से बाहर ही हो गया हमेशा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत समस्या है, क्योंकि संधियों के लिए लोग निर्माण तो करते हैं लेकिन संधियों के कभी उस नियम पे पालन होता ही नहीं है, इसलिए समस्याएं रहती हैं। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो कहते हैं विकासशील देशों की वजह से ये सारा प्रदूषण खराब हो रहा है, और जो विकासशील देश होते हैं वो कहते हैं कि विकसित देश तरक्की के चक्कर में भूल गए हैं कि धरती को ही बचाना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है हमेशा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो इसको याद रखिएगा आप, लेकिन याद रखिएगा 1997 में संधि स्वीकृत की गई थी और 8 साल के बाद 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे स्वीकृत की तो 97 सही होगा, और अगर पूछ दे लागू कब किया गया तो आपका आंसर 2005 सही होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उजाला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा ये उजाला योजना है, न कि उज्ज्वला योजना, ठीक है। उज्ज्वला योजना अलग है, वो महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर मिलता था मुफ्त में कनेक्शन, और यहाँ पे उजाला की बात की गई है, ठीक। और यहाँ पे उजाला नील वाली बात नहीं की गई, ये उजाला योजना है, ठीक है। तो इसमें पूछा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उजाला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 1 मई 2015, 27 अगस्त 2013, 16 जुलाई 2019 और चौथा ऑप्शन है 1 मई 2014। इसमें सही आंसर होगा वो आपका 1 मई 2015 सही आंसर है। उजाला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बचत लैंप योजना, इससे पहले इस योजना का ये जो योजना शुरू की गई थी, ये योजना किसी दूसरे योजना के जगह पे शुरू की गई थी। ये योजना जो पहले शुरू की गई थी, इस योजना का जो पहले नाम था बचत लैंप योजना, समझिए इसका नाम था
बचत लैंप योजना। ठीक, इस योजना का पहले नाम ये था। उसके स्थान पर 1 मई 2015 को, ठीक है, इस योजना का नाम बदल के क्या रख दिया गया, उजाला योजना नाम रख दिया गया। ठीक, और ये उजाला, जो उजाला लाइट जो प्रकाश होती है उजाला हम लोग बोलते हैं, वो उजाला नहीं, यहाँ पे उजाला का पूरा एक फुल फॉर्म भी है, तो इसको भी याद आप रख लीजिए। मैं आपको बताया था यहाँ पे उजाला का मतलब पूरा ये है, UJALA, उजाला। उजाला का मतलब है उन्नत ज्योति वाई अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। ठीक है, उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। इस योजना का उद्देश्य ये था कि बिजली की खपत को कम करने के लिए लेड यानी जो बल्ब होंगे, जो पहले जो ज़्यादा पावर वाले बल्ब प्रयोग किया तो उसकी जगह लेड बल्बों का प्रयोग होगा, जिससे मूल्य भी कम होगा और बिजली की खपत भी कम होगी। इसलिए इस योजना को लागू किया गया। समझ, सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए उजाला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2015 को, और इसका पुराना नाम था बचत लैंप योजना। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेशम्स लॉ के संबंध में निम्न में किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूरा बनेगा ये, ग्रेशम्स लॉ का संबंध निम्न में से किससे है। तो पहला है शिक्षा, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है शेयर, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर होगा, ये आपका इकोनॉमी क्वेश्चन है, ये इसका सही आंसर होगा वो होगा मुद्रा। समझिए, ग्रेशम एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनका कहना ये था, उन्होंने मुद्रा संबंधित एक सिद्धांत दिया। उनका कहना ये था कि जब भी किसी समाज में या किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश में जब दो तरह की मुद्राएं चलन में हो, यानी दो तरह की धातुएं मुद्राएं चलन में, यानी जैसे कि मान लीजिए अगर किसी देश में गोल्ड की मुद्रा चलती हो और किसी देश में कॉपर की मुद्रा चलती हो, तो दोनों की वैल्यू क्या हो, समान हो। तो अगर समान वैल्यू करना है तो क्या होगा, जो गोल्ड की वैल्यू थोड़ी सी छोटी होगी और जो कॉपर की वैल्यू जो मुद्रा होगी वो भी थोड़ी सी बड़ी होगी। मान लीजिए दोनों का मूल्य अगर 1-1 रुपये ही हो, ठीक, एग्जाम्पल के लिए, तो होगा क्या, दोनों मुद्रा चलन में हो। और उनका कहना, ग्रेशम लॉ का कहना ये था कि अगर समाज में दो धातुओं की मुद्राएं अगर चलन में हो तो होगा क्या, धीरे धीरे जो अच्छी धातु वाली जो मुद्रा होगी उसको पूरी तरीके से, जो खराब धातु वाली जो मुद्रा होगी पूरी तरीके से इसको समाप्त कर देगी, अच्छी धातु वाली मुद्रा को। इसका सिंपल सा मतलब समझिए, इसका मेन अर्थ क्या है। उनका जो समाज में क्या होता है, जबकि समाज में दो तरह की जब मुद्राएं चलती हैं, एक मान लीजिए कोई सोने की हो, गोल्ड की, और दूसरी जो हो क्या, किसकी, कॉपर की मुद्रा, और दोनों की वैल्यू मान लीजिए 1-1 रुपये ही हो, तो देखिए लोगों के अंदर, धरती पे क्या है, धरती पे जो धातु है वो सीमित है, अनलिमिटेड तो है नहीं। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि किसी की इस धरती पे मानव जाति के लिए इच्छाओं के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसको लालच के पूरा करने की धरती पर संसाधन कम पड़ जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर ये गोल्ड है और ये कॉपर है, दोनों की वैल्यू 1-1 रुपये है, तो होगा क्या, धातु सीमित है। अब लोग क्या करेंगे, लोग ये सोचेंगे जब ये धातु मूल्यवान है तो इसको लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों में उसको रखते चले जाएंगे, धीरे धीरे इसको रखते चले जाएंगे, और धीरे धीरे समाज से क्या हो जाएगा, ये जो गोल्ड धातु होगी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और पूरा का पूरा जगह कौन ले लेगा, ये कॉपर मुद्रा ले लेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कि समाज में दो तरह की मुद्रा हो, एक स्वच्छ मुद्रा यानी जो अच्छी मुद्रा, और दूसरी जो मलिन मुद्रा यानी खराब मुद्रा हो, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद ये मलिन मुद्रा इस स्वच्छ मुद्रा को पूरी तरीके से समाज से खत्म कर देगी। तो ये सिद्धांत को कहते हैं ग्रेशम लॉ का सिद्धांत, जो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिंपल ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है। जल्लीकट्टू, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है झारखंड, और चौथा है पंजाब। तो इसमें सही आंसर है वो आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू प्रथा चलाई जाती थी। वर्तमान में तो बैन लग चुका है, लेकिन फिर भी कहीं चोरी छिपे लोग खेल ही रहे हैं। हाल ही में तो कई जगह अब यहाँ पे देखा, गुजरात में भी देखा गया, कुछ अलग अलग जगह पर कई बार फिल्में भी बन चुकी हैं। तमिलनाडु। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जल्लीकट्टू है क्या। जल्लीकट्टू, सिंपल जल्लीकट्टू में होता क्या है, जल्लीकट्टू पहले समझिए जल्लीकट्टू है क्या। जल्लीकट्टू एक तमिल भाषा का एक शब्द है। अब जब इसको अब हिंदी में चेंज करते हैं तो इसका मतलब होता है सिक्कों से भरा थैला। ठीक है, इसका मतलब होता है सिक्कों से भरा थैला, जिसका मतलब होता है जल्लीकट्टू। अब ये सिक्कों से भरे थैले से जल्लीकट्टू क्या तात्पर्य है, समझिए क्या कनेक्शन है। जल्लीकट्टू जब त्यौहार होता, जब जल्लीकट्टू त्यौहार जब पहले होता था तो उसमें लोग क्या करते थे, पूरी एक फील्ड होती, जब कई बार फिल्मों में देखे होंगे, पूरी एक फील्ड होती थी और लोग उसको चारों तरफ बैठ के देखते थे, और बीच में एक बहुत बड़ा बैल होता था और उससे एक शख्स लड़ता था।
तो लोगों से लड़ाते थे, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी वहाँ पे ये खेल होता था, ठीक है। और इसी पे ये पूरी तरीके से यहाँ पे ये जल्लीकट्टू, इसका इसी प्रथा को कहा जाता था जल्लीकट्टू, ठीक है। तो इसका संबंध था आपका तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जानवरों पर होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए कार्यरत संस्था पेटा का मुख्यालय कहाँ है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, पेरिस और टोक्यो। इसका सही आंसर होगा वो वाशिंगटन डीसी होगा। ये समझिए, पेटा का मतलब ये है PETA। पेटा का मतलब होता है पीपल्स एथिकल फॉर ट्रीटमेंट एनिमल, ठीक है। पी से हो गया पीपल, ई से हो गया एथिकल, टी से हो गया ट्रीटमेंट और ए से है एनिमल। यानी ऐसी संस्था जो विश्व में कहीं भी जानवरों पर अगर किसी भी तरह का अत्याचार या किसी तरह की क्रूरता होगी तो उस पर ये जो पेटा है वो पूरी तरीके से उस पर कार्रवाई करेगी। ये जो जल्लीकट्टू, इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने जल्लीकट्टू की जो बात की, जल्लीकट्टू में भी लोग जानवरों पर काफ़ी क्रूरता करते थे। जब वो उसको लोग एल्कोहल और उसको सुइयाँ चुभोते थे, कई बार उसको आंखों में लाल मिर्च तक डाल देते थे, तो काफ़ी जानवरों पर अत्याचार होता था। उसके लिए वो भारत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की पेटा ने खुद, और तब जाकर भारत में जल्लीकट्टू को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और साथ ही जल्दी में एक और न्यूज़ आया था टिकटॉक पे। टिकटॉक तो भारत में लगभग बैन ही लग रहा है। टिकटॉक पे एक वीडियो बनाया था एक लड़के ने, कुछ 2 शख्स थे जो 2 वीडियो बनाए थे। छोटा सा जो डॉग होता है, डॉग का जो बच्चा था, उसको उठा के लोग अलग अलग करामात करके उसको लोग तालाब में फेंक रहे थे। तो ये पेटा के नज़र में गया और पेटा ने इस पर अच्छी तरीके से उन पर कार्रवाई की। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं और आप कुछ दिनों के बाद आप जेल की हवालात खाएँ अच्छे खासे 2, 4, 7, 8, 9, 10 सालों तक, ठीक है। थैंक यू, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान मिशन 2। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान मिशन 2 किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, GSLV MK 3 और इसका दूसरा है PSLV C, ठीक, और तीसरा है GSLV F 2 और इसमें चौथा जो ऑप्शन दिया गया PSLV C45। तो इसमें सही आंसर है वो आपका सही आंसर है पहला वाला, जिसका नाम है GSLV MK 3। इसमें देखिए, जब इसका जो पूरा मतलब होता है, ये जो चंद्रयान, ये GSLV का जो पूरा मतलब होता है, इसका पूरा नाम होता है जियो सिक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसके द्वारा 22 जुलाई 2019, डेट को याद रखिएगा, 22 जुलाई, कई बार एग्जाम में बन भी चुका, 22 जुलाई 2019 को भारत यहाँ से इस व्हीकल से जो चंद्रयान 2 था वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और 19 अगस्त यानी 1 महीने बाद 19 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में ये पहुँचा। लेकिन हुआ, जानते, ये सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं, सभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज पता है। हुआ ये, लेकिन जैसे ये पहुंचा तैसे इसका जो लैडर था वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया गया, जो भारत, जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने ये पुष्टि की कि जो भारत के जो लैडर, ये लैंडिंग जो पूरा तरीके जो लैडर है उसको छोड़कर बाकी सभी उपकरण अपने ऑर्बिटर में हैं और अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं। तो आपको जानकारी हो सकता है कुछ ही वर्षों बाद या कुछ ही दिनों बाद आपको अच्छी खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो अच्छी खबर भारत के लिए, भारत के वैज्ञानिकों का सलाम। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यनादी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? यनादी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। यनादी जनजाति का संबंध पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश से संबंधित है। समझिए, यनादी जनजाति के लगभग, ये बहुत बड़ी आबादी नहीं है, ये बहुत छोटी, आदिवासियों की बहुत छोटी आबादी है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो इस बार जो चुनाव हुआ था 2000, इस बार वाला जो चुनाव हुआ 2019 वाला, इसमें 2000, ये जो यनादी जनजाति के सिर्फ 2000 लोगों ने इस बार पहली बार भारत के चुनाव में हिस्सा लिया, ठीक है। जो भारत के पूरी के 10 स्वयंसेवक जो थे, अलग अलग जो NGO होते थे, अलग अलग जो NGO हैं, उन्होंने इसके लिए उन्होंने जागरूकता फैलाई और उन्होंने पूरे तरीके से इन लोगों को चुनाव के लायक बनाया, यानी इन्होंने मताधिकार के इन्होंने पूरी तरीके से इनको सक्षम बनाया। अब आंध्र प्रदेश के, ये भी ये नहीं कि पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश, कई बार क्वेश्चन ये हो सकता है कि आंध्र प्रदेश पूरा राज्य ने हो सकता है पूछ दे कि यनादी जनजाति आंध्र प्रदेश के किन जिलों में प्रायः देखा जाता है, अलग अलग किस पाया जाता है, ठीक। तो उसमें अब कुछ जिलों के नाम बता दूं। एक है जैसे कि नेल्लौर, वहाँ का एक ज़िला नेल्लौर। दूसरा ज़िला है जिसका नाम है चित्तौड़।
तीसरा जिला है कृष्णा। इन 3 जिलों में ये जो यनादी जनजाति है वहाँ पे पाई जाती है, और इसी यनादी जनजाति भी है और यनादी भाषा का ये प्रयोग भी करती हैं। ठीक है, यनादी भाषा का ये प्रयोग भी करती हैं, और इनका जो पूरी तरीके से अभी भी जो काम है वही पुराना वाला, वही अभी भी ये पूरी तरीके से वनों के माध्यम से आय अर्जित करते हैं, यानी पेड़ों कटाई से, औषधियों से, पत्तियों से, जो भी अलग अलग चीज़ों को बेच कर ये वहाँ उत्पादन करके वहाँ पे आय अर्जित करते हैं। और इनका सबसे जो प्रसिद्ध जो खेल है इनका शिकार करना, ये अभी भी शिकार के काफ़ी शौकीन माने जाते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से घुमाकर पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मंदिरों पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इसमें 4 ऑप्शन है, त्रिपुरा, सिक्किम, मध्य प्रदेश और बिहार। 27 सितंबर इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका सही आंसर होगा त्रिपुरा। तो आपको जानकारी के लिए बताएं, जिससे कि 27 सितंबर को त्रिपुरा की जो हाई कोर्ट थी वहाँ पे क्या हुआ कि राज्य के जितने भी मंदिर होंगे वहाँ पे पूरी तरीके से पशुओं पर जो बलि दी जाती है उनको, कि अलग अलग भगवान खुश हो जाएंगे, देवी खुश हो जाएंगी, तो उनको पूरी तरीके से इस पर बैन लगाते हुए पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट डिसीजन था कि जानवरों के प्रति करुणा, प्रेम और मानवता के महत्व को बारे में लोगों को जागरूक करने का वहाँ की सरकार को निर्देश भी दिया। अब समझिए आखिर ये मुद्दा कहाँ से बना, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई मुद्दा जब उठता है किसी न किसी सोर्स से उठता है। ठीक, तो देखिए ये जो मुद्दा जब उठा, त्रिपुरा का एक जगह है जिसका नाम है उदयपुर, राजस्थान में जाइएगा, ये त्रिपुरा का उदयपुर है। एक तो राजस्थान में उदयपुर है, तो ये राजस्थान का नहीं है, त्रिपुरा के उदयपुर में एक मंदिर है, इसका नाम है त्रिपुरेश्वरी। इस मंदिर को याद रख लीजिएगा, मंदिर से रिलेटेड सवाल आ भी जाते हैं। त्रिपुरेश्वरी एक मंदिर है, ठीक है, और वहाँ पे जो देवता है, उस देवता का जो मंदिर, उन देवता का नाम है चतुर्दश। ठीक, चतुर्दश देवता के मंदिर में पूरी तरीके से पशुओं की बलि दी जाती थी, और ये परंपरा आज से नहीं लगभग 500 वर्ष, इतिहास में जब पढ़ेंगे आप वहाँ की तो मिलेगा आपको कि ये जो प्रथा थी 500 वर्षों से इस प्रथा का प्रचलन था। और ये प्रचलन को ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ पे, जैसे आप जानते हैं कि त्रिपुरा में पूरी तरीके से कम्युनिस्ट लोगों का पूरी तरीके से वर्चस्व रहा है शुरू से इतिहास में। ठीक है, अभी तक भी काफ़ी हद तक है, तो कम्युनिस्टों के ज़माने से भी पूरी तरीके से वहाँ पे इसका पूरी तरीके से प्रचलन रहा है। ठीक है, और ऐसा जाना जाता है कि ये जो प्रचलन था वहाँ पे एक वंश चलता था जिसका नाम था माणिक्य वंश। हिस्ट्री में पढ़ेंगे माणिक्य वंश के ज़माने से ही ये पूरी तरीके से ये प्रचलन चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, इसमें जितने भी फैक्ट लिखवाए गए हैं सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, जैसे कि मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में, जब भी चर्चाओं में बनता है तो मंदिरों से रिलेटेड सवाल अक्सर परीक्षाओं में बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल सबरी वाला मंदिर का जो क्वेश्चन बनता था काफ़ी महीनों तक जिस एग्जामों में ये प्रश्न बनता रहा, जल्लीकट्टू से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है CSO, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का। CSO का पूछा है कि पूरा नाम क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आप कभी देखे नहीं, अगर ठीक से उसको डीपली अगर पढ़े नहीं है, क्योंकि देखिए सब में CSO का फुल फॉर्म तो बता ही रहा है, यहाँ पे भी CSO का बता रहा है, यहाँ पे भी CSO का बताया जा रहा है, अलग अलग सभी जगहों पे CSO का बताया जा रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन, यहाँ पे जब भी आप तुक्का लगाएंगे तो गलत होने के चांसेस 100% रहेंगे। यहाँ पे तुक्का वाला आपका काम नहीं चल सकता। तो इसमें देखिए CSO का जो पूरा नाम, जो सही नाम होता है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, इसका हिंदी में पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी जो स्थापना हुई, इसकी जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुई थी, भारत के बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम था PC महालनोबिस, किताबों में आप पढ़े होंगे PC महालनोबिस, इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। ठीक, और इसकी स्थापना हुई 2 मई 1951 की। ये ईयर कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार देखा भी गया है। 2 मई 1951 की इसका स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मेन मुख्यालय है आपका, वो आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक, और इसकी एक औद्योगिक शाखा है जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब CSO करती क्या है? CSO भारत के अलग अलग जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, जितने भी भारत की सकल घरेलू उत्पाद है, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, भारत की पर कैपिटा इनकम है, भारत की नेशनल इनकम है, अलग अलग तरह की पूरी रिपोर्ट ये CSO कार्य करती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप।
अलग अलग सभी चीज़ें याद रखिएगा। पीसी मालनोबिस को याद रखिएगा, 2 मई 1951 याद रखिएगा, न्यू दिल्ली, कोलकाता और सब चीज़ें याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से चौथी दुनिया के देशों में यानी फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज़ में कौन सा देश शामिल है। तो इसमें देखिए, इसमें जो पहले समझते हैं, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन से देश चौथी दुनिया के देशों में शामिल है। तो इसमें पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा नॉर्वे और चौथा है यमन। तो इसमें सही आंसर होगा वो आपका यमन होगा। यमन चौथी दुनिया के देशों में शामिल है। थोड़ा समझते हैं चौथी दुनिया के देश और ये फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या है, समझिए। क्योंकि हमें तो बचपन से ये बताया गया कि दुनिया एक होती है, लेकिन समझिए इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग यानी जो भी अर्थशास्त्रियों ने इस पूरी दुनिया को 4 भागों में बांटा। एक पहली दुनिया के देश यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, दूसरा है सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़, तीसरा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और चौथा है फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज। ऐसे इसको हिंदी में भी कहते हैं पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश और चौथी दुनिया के देश। पहली दुनिया के देश में देखिए, पहली दुनिया के देश में वो देश होते हैं जो पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं यानी विकसित होते हैं और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चलने वाले देश होते हैं, जैसे आपका अमेरिका, कनाडा, रसिया, जापान, ये सभी देश पहली दुनिया के देशों में शामिल होते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में मतलब ये होता है, दूसरी दुनिया के देशों में कम्युनिज्म वाले देश यानी जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश होते हैं उन्हें आप कहते हैं दूसरी दुनिया। जैसे आपका चीन हो गया, जैसे आपका उत्तरी कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक। इस तरह के जो देश हैं वो दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। तीसरी दुनिया के देश वे देश होते हैं जो विकासशील या कुल मिलाकर ये समझिए जो मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलने वाले देश होते हैं, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलने वाले देश होते हैं, उन्हें तीसरी अर्थव्यवस्था के देश कहें। जैसे भारत तीसरी अर्थव्यवस्था में आएगा, ठीक। तो जैसे इसमें भारत आएगा, श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जितने भी नॉर्वे भी आपका इसी में आएगा। जो यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश होते हैं उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। अब ये तीसरी दुनिया के बाद ये चौथी दुनिया के देश क्या है समझिए। चौथी दुनिया के देश वे देश होते हैं जो पूरी तरीके से निर्धन होते हैं, यानी पूरी तरीके से उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो माइनस चल रही होती है, यानी उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर चढ़ी ही ना हो, यानी पूरी तरीके से उस देश में पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो उस देश की अर्थव्यवस्था। तो ऐसे देशों को कहते हैं यमन। तो एग्ज़ाम में और भी ऑप्शंस दे सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे इसमें और भी देशों के मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक हो जाएगा यमन जो ऑप्शन में है, चाड हो जाएगा, तीसरा युगांडा हो जाएगा, यमन हो जाएगा, ठीक। और इसमें एक देश सोमालिया हो जाएगा, इसमें एक देश लीबिया हो जाएगा। ये सभी देश चौथी दुनिया के देशों में शामिल होते हैं, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। और सभी ये जो देश लिस्ट बताई गई है, तो अगर इस सारे ऑप्शंस की बात की जाए तो इस सारे ऑप्शंस को एक बार और सभी ऑप्शंस क्लियर कर लेते हैं। इसमें अगर बात किया जाएगा तो यमन आएगा चौथी दुनिया के देशों में। यमन जो है वो आपका आएगा चौथी दुनिया के, यमन आएगा चौथी दुनिया के देशों में। नॉर्वे आएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है तो तीसरी दुनिया के देशों में आएगा। अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, कैपिटलिस्ट देश है, तो ये आएगा पहली दुनिया के देशों में आएगा। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश यानी विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो भारत भी आएगा तीसरी दुनिया के देशों में शामिल होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बन सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, जब कोई भी द हिंदू हुआ या हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, कोई भी जब न्यूज़ चैनल, जब भी कोई चैनल्स आप पढ़ते हैं तो आपको हर बार बताया नहीं जाएगा कि ये देश कौन से देश हैं। वहाँ पे कोई भी चैनल वाला कोई भी हेडिंग देकर आपको आगे निकल लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि चौथी दुनिया के देश क्या हैं, तीसरी दुनिया के देश क्या हैं, पहली दुनिया के देश क्या हैं, सभी आपको पता रहेगा तो आपको काफ़ी मदद होगी, ठीक है। तो ये था डिटेल एनालिसिस, जो भी ये क्वेश्चन थे जीएस से संबंधित। और कल या परसों आपको इस हफ्ते के करेंट से रिलेटेड जितने भी लास्ट 25 मई से लेकर 31 मई तक जितने भी करंट बने उस सबको क्वेश्चंस बना दिया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी जितने भी वीडियो सारे क्वेश्चन बताए गए हैं सबका स्क्रीनशॉट लेकर सभी फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तथ्य ही पूछे जाएंगे अक्सर इस तरीके करके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।